नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला में। साथियों, एक यात्रा की शुरुआत की है हमने और इसी यात्रा में साक्षात्कार के लिए हम विशेष व्यक्ति को बुला रहे हैं। इसी साक्षात्कार की अगली कड़ी में हमारे बीच शिवांगी द्विवेदी जी उपस्थित हैं। शिवांगी ने अभी यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में हिंदी विषय से जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की है। हम अभी शिवांगी से बातचीत करेंगे। उन्होंने ये सफलता कैसे ग्रहण की तथा उनके पढ़ने के तरीके, पढ़ाई की शैली क्या रही है, इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। शिवांगी के बारे में मैं बस इतना ही कहूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम सबसे पहले शिवांगी से उनका परिचय जानेंगे कि शिवांगी है कहां से और उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा कहां से ली है। तो शिवांगी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला में। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम शिवांगी है और मैंने इस वर्ष जेआरएफ की परीक्षा क्वालिफाई की है। मेरा स्नातक और परास्नातक दोनों ही दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में रहा है और मैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से आती हूँ। बहुत बढ़िया शिवांगी। तो हम ये जहां तक समझ पाए कि शिवांगी ने अभी रिसेंटली में जेआरएफ हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। और तो आइए हम शिवांगी से बातचीत करते हैं कि शिवांगी, आप ये बताएं कि एक जो बच्चे पीएचडी की चाह रखते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की चाह रखते हैं, उनके लिए नेट जेआरएफ की परीक्षा बहुत आवश्यक है। और जहां तक मैं इसके सिलेबस के बारे में रीड कर रहा था, पढ़ रहा था या अन्य बच्चों से सुना कि परीक्षा एक बड़ी परीक्षा है, तो क्या किसी विशेष कोचिंग लेने की आवश्यकता है या फिर हम सेल्फ स्टडीज से भी इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, जेआरएफ निकाल सकते हैं, नेट निकाल सकते हैं? आपका क्या राय है? मेरे पापा हमेशा एक बात बोलते हैं कि कोई भी परीक्षा जो होती है वो अपने लिए और अपनी तैयारी के लिए एक समय निर्धारित की रहती है। कि कोई भी परीक्षा होती है उसके लिए एक बच्चा बहुत पहले से लगा होता है और एक बच्चा अगर ये सोच रहा है कि वो 1 महीने दे के परीक्षा पास कर सकता है, तो ऐसा बहुत ही रेयर केस में पॉसिबल होता है। तो कोई भी परीक्षा, जब ये हम जानते हैं कि एक परीक्षा है, इसका सिलेबस इतना बड़ा है, तो उसे कवर करने में एक निश्चित अवधि चाहिए होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी भी पेपर को पास करने के लिए, और अगर हम यहाँ पे हम नेट जेआरएफ की बात कर रहे हैं, तो एक अच्छी प्लानिंग की जरूरत है सबसे पहली बहुत बात। बढ़िया जी। और रही बात कोचिंग सेंटर की, तो अगर आपके पास सिलेबस है, आपके पास किताबें हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस परीक्षा के लिए आपको किसी विशेष कोचिंग सेंटर की जरूरत होती है। क्योंकि अभी ना टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि हम सबको पता है कि कंटेंट हमारे पास बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि हमारे पास कंटेंट बहुत ज्यादा है, हमें फिल्टर करने की बहुत जरूरत है जी। तो जब आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उन कंटेंट को देखें, उन्हें छाने या सही गाइडेंस लेते हुए उन पे काम करना शुरू करें। और जो भी कोचिंग होता है या यूट्यूब वीडियोस होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको एक दिशा ही दे सकते हैं जी। आपको किसी भी पेपर के लिए सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी होती है जी। जैसा कि शिवांगी ने हमें बताया कि सेल्फ स्टडी ही की बहुत जरूरत है। कोई भी बच्चा किसी विशेष कोचिंग में 10, 15, 20 हजार रुपए देने से अच्छा है कि वो किताबों पर पैसे खर्च करे और फिर वो सेल्फ स्टडी करे। हम शिवांगी से जानेंगे कि इस विषय के लिए कौन कौन सी किताबें जरूरत है, आगे बात करेंगे। शिवांगी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये जेआरएफ की जो परीक्षा होती है उसमें कितने प्रश्न पत्र रहते हैं, उसका प्रारूप क्या रहता है, और जैसे मैं इसके बारे में रीड कर रहा था तो शायद 2 प्रश्न पत्र रहते हैं, दोनों में कितने प्रश्न आते हैं, इन सब चीजों के बारे में विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों को बताएं। तो जैसे आपने बताया कि 2 पेपर होते हैं, तो जेआरएफ की परीक्षा के लिए 2 पेपर होते हैं। एक जो होता है वो सामान्य होता है, जो सबके लिए कंपलसरी होता है, सारे सब्जेक्ट के लिए। दूसरा जो होता है वो हमारा विषय विशेष के बोल सकते हैं, ऐसा पेपर होता है जी। तो सारे जो प्रश्न होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं। और प्रथम पेपर जो होता है उसमें हमारे 50 प्रश्न होते हैं, दूसरे में 100 प्रश्न होते हैं।
और सबके जो मार्क्स होते हैं वो 2 नंबर होते हैं। ठीक है। हम जेआरएफ के बारे में ये समझे कि 2 प्रश्न पत्र होते हैं। अब दोनों प्रश्न पत्र के बारे में हम शिवांगी से बात करेंगे। तो शिवांगी, हम जहां तक मेरे पास यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस भी है, तो हम ऐसे बात करने से अच्छा है कि सिलेबस पर बात करें। तो सबसे पहले हम प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे। तो मैं इसमें देख रहा था कि इसमें 10 यूनिट है। तो सबसे पहले आप ये बताएं शिवांगी कि इन 10 यूनिट को पढ़ने के लिए कोई किताब आप बताएं, या फिर अभ्यास करने के लिए, या पहले के प्रश्न पत्र कितना सार्थक है, या फिर केवल पढ़ने पढ़ने से ही इस प्रथम प्रश्न पत्र में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मुझे एक दोस्त ने ये चीज बोली थी कि ये पेपर एनटीए बनाता है, ठीक है, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पेपर बना कौन रहा है और उनके क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। जैसे मुझे ये चीज सलाह शुरू से दी गई थी कि तुम जिस दिन से पढ़ना शुरू करो उस दिन से प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करो, बिना ये देखते हुए कि तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, ये इस पे ध्यान मत दो। क्योंकि जब हम क्वेश्चंस देखते रहते हैं तो हम जब दोबारा उस चीज को पढ़ने जाते हैं तो हमें ये पता होता है कि अच्छा इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं या इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे ब्लैंकली पढ़ने से अच्छा है कि पहले से अगर दिमाग में ये चीज क्लियर होगी कि इस पे क्वेश्चन कैसा बन रहा है, उस अकॉर्डिंग जब हम उस चीज को पढ़ रहे होते हैं तो ज्यादा स्ट्रांगली पढ़ पाते हैं। बहुत सुंदर। और किताब की बात है तो मैंने केवीएस मदान की किताब ली थी फर्स्ट पेपर के लिए, क्योंकि वो एक बड़ी सुंदर चीज फर्स्ट पेपर के लिए, क्योंकि ये इसके लिए ना हिंदी में इसके जो शब्द हैं, शब्दावली जो बोल सकते हैं, वो थोड़ी कठिन लगती है। तो अगर आपका मीडियम या आपको इंग्लिश में दिक्कत नहीं हो रही है तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने सब्जेक्ट में फर्स्ट पेपर के लिए आप इंग्लिश की तरफ मूव करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो इंग्लिश में हमें बहुत आसानी से समझ आ जाते हैं और हिंदी में उनके जो अनुवाद होते हैं वो क्योंकि कंप्यूटराइज हो रहे होते हैं, तो शायद आपकी किताब में उसका अनुवाद कुछ और है और पेपर में आपको वो कुछ और मिल गया। तो अगर आप उसका इंग्लिश भी जान रहे होंगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। लगभग मैंने भी इस पेपर को देखा तो मैं देखा कि शोध और शिक्षण के जो प्रश्न आ रहे हैं उसका हिंदी अनुवाद बहुत कठिन है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत जो हमारे साथी अंग्रेजी विषय में सहज हो, अंग्रेजी समझने में सहज हो, वो अंग्रेजी की सहायता ले सकते हैं। तो शिवांगी, क्या केवीएस मदान की किताब पेपर फर्स्ट के लिए पर्याप्त है या फिर अलग से और कुछ पढ़ने की जरूरत है? मैंने केवीएस मदान पढ़ी थी और लेकिन मैंने पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद भी मुझे समझ आ गया था कि सिर्फ पढ़ने से मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि जितने भी अब क्वेश्चन होते हैं ना वो प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। आप थ्योरी समझ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, वो एग्जाम्पल बोल दिया जाएगा और बोलेगा कि अब जैसे एक आईसीटी में ना एक नया ट्रिक ये लोग खेलना शुरू करें कि ये लोग फिल इन द ब्लैंक जैसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए हैं कि मतलब 2 नंबर के लिए एक पैसेज देते हैं और उसमें ऐसे ब्लैंक छोड़ दिए होते हैं और आपको एक ऑर्डर में दिया होता है ऑप्शन, उसे फिल करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ये बहुत जानना जरूरी है कि थियोरी की तरफ ना जाते हुए प्रैक्टिकली उन चीजों की तरफ जाएं। मतलब एनटीए क्वेश्चन सब खेलना शुरू कर दी है। ये नहीं कि जो परंपरागत रूप से प्रश्न चले आ रहे थे उसमें अब बहुत ज्यादा बदलाव हो गया है और इसीलिए अप टू डेट रहना है। तो अब इसके बारे में हम बात करें तो ये शोध और शिक्षण के जो प्रश्न आते हैं वो आपने तैयारी कैसे की, कहाँ से पढ़ा? क्योंकि ये इसका अनुवाद भी कठिन होता है और बच्चों के लिए ये सहज रूप में स्वीकार करना कि ये टॉपिक मेरा क्लियर है, कठिन है। तो आपने कैसे इसको क्या किया? सबसे पहले तो मैंने केवीएस मदान पढ़ा था और दूसरा पीवाईक्यू यूथ पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो लगाना बहुत जरूरी है। और जब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करते हैं ना तो ये समझ आता है कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन फिक्स हैं। पेपर देते समय हमें शायद लगता है अच्छा ये यूनिट जो है ना इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये भी समझ आता है ना कि बहुत सारे जो यूनिट हैं वो आपस में कोरिलेट करते हैं, बहुत सारे यूनिट। जैसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपको हायर एजुकेशन में मिलते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर कोरिलेट करके पढ़ते हैं तो आप काफी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और जैसे आपको लगेगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड एक अलग यूनिट है, हायर एजुकेशन एक अलग यूनिट है, जब आप कोरिलेट करके पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर मैं दोनों को साथ लेके चलूं तो उतने ही समय में मेरा दोनों यूनिट एक साथ तैयार हो रहा है और दोनों अगर एक साथ तैयार हो रहा है तो 10 नंबर आपके पक्के हैं। तो हमारे दर्शकों को ध्यान देने की विशेष जरूरत है कि कैसे पढ़ना है, पढ़ने के तरीकों पर ध्यान देना है।
शिवांगी, इसमें मैं देख रहा हूँ कि डीआई के क्वेश्चन लगभग 5 आते हैं, और जैसा कि मैं भी देख रहा था कि डीआई कोई साधारण प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, कठिन प्रश्न पूछता है, उसमें अच्छा खासा समय लग जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए परीक्षा में? मैंने जब पहली बार पेपर दिया था तो मेरा डीआई का क्वेश्चन गलत हो गया था, और इसलिए भी क्योंकि उस 5 क्वेश्चन में मैंने बहुत ज्यादा समय दिया था, और इस बार जब मैंने पेपर दिया तो मेरे वो 5 प्रश्न सही थे। तो मुझे ये तो पता था कि डीआई जो है वो 5 मार्क्स अगर हमें मिलते हैं तो वो बहुत बड़ा बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो उस 5 मार्क्स के लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको प्रीवियस ईयर में आपको 22 या 23 सेट मिलते हैं, तो उसमें हर सेट में एक डीआई है आपका। तो उसमें आपको बस रोज एक डीआई प्रैक्टिस करना है। वो मुश्किल से 20-25 मिनट का काम होता है, पर अगर आप वो रोज आपके प्रैक्टिस में होगा ना, तो वहां आप जब पेपर दे रहे होंगे तो आपके लिए बहुत इजी बढ़ जाएगा। ठीक है। लेकिन क्योंकि कंसेप्ट वही सेम होता है कि आपको परसेंटेज आना चाहिए, रेशियो आना चाहिए, पर वो प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। तो लगभग मतलब पेपर का जो पैटर्न है वो लगभग सेम होता है, या हर बार वो पैटर्न चेंज कर देता है? जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है वो मोस्टली कहीं ना कहीं हमारे सेकंड पेपर पे रिलाई करता है। ठीक है। मतलब अगर आप पीवाईक्यू को थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि आपका जो सेकंड पेपर होता है वो कहीं ना कहीं आपके फर्स्ट पेपर को अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है। तो ये पेपर बनाने वाला भी समझता है कि अगर सेकंड पेपर हिंदी है तो मेरे को फर्स्ट पेपर किस अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। तो डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ पैटर्न में चेंज हो रहा है। वही चीज की प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा बन और रहे हैं, ना कि अभ्यास थियरी। से हम डीआई के क्वेश्चन इजीली सॉल्व आराम से कर देंगे। आराम से। एक इसमें रीजनिंग के 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो वो उसका मतलब वो मॉडरेट रहते हैं, या फिर बहुत कठिन, या फिर बहुत आसान, इजीली हम सॉल्व कर लेते हैं? कैसे क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग? जैसे हमारा एक यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, ब्लड रिलेशन वगैरह पे आते जी। हैं। तो वो अगर हम लोग देखें ना पीवाईक्यू, तो वो पहले वैसे क्वेश्चन ज्यादा आते थे। अब ना लॉजिकल रीजनिंग में फेलिसी, इंडियन फेलिसी या वेस्टर्न फेलिसी, इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो ये जो होते हैं ना, ये बस बहुत ही कंसेप्ट वाली चीज है। अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ गए उन पे, और अगर आप उनके क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, तो वो क्वेश्चन एकदम आपके हाथ में है। हाथ में है। तो वो बहुत ही इजी पड़ता है, पर वही है कि वो थोड़ा सा आपको उस पर समय देना पड़ेगा, क्योंकि वो उसमें कुछ नया नहीं ला सकते हैं। वो एक ट्रिक है, उसी पे वो बनाते जाएंगे क्वेश्चन। तो अगर आपको वो आ गई तो वो आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला भी पोर्शन सेफ है। मतलब वहां संतुलन बना के रखे, ठीक ठाक तरीके से दिमाग रखें, तो इजीली आप 4-5 क्वेश्चन जो डीआई के और 4-5 क्वेश्चन जो रीजनिंग के हैं आसानी से कर सकते हैं। और शिवांगी, मैं पूरे सिलेबस को देख रहा था, तो लगभग 15 प्रश्न पैसेज के आते हैं, 10 प्रश्न आपके साहित्य में, और 5 प्रश्न आपके प्रथम प्रश्न पत्र में। तो ये पैसेज का क्या कॉन्सेप्ट है? कितना मतलब सही रहे तो हम ठीक ठाक कंडीशन में है, या पैसेज कैसे आते हैं? जैसे यूपीएससी में जैसे पैसेज आते हैं कि ऐसे रहते हैं कि कोई विशेष व्यक्ति भी सही करके नहीं आ पाता है, तो इसका प्रारूप क्या रहता है? जैसे हम लोग का जो सेकंड पेपर है हिंदी का, उसका पैसेज बहुत इजी होता है। मतलब वही होता है कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ना होगा, वो 5 क्वेश्चन देखने होंगे, कीवर्ड्स देखने होंगे, और आपके वो 10 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। फर्स्ट पेपर में थोड़ा ट्रिकी होता है। जैसे एक बार प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन थे कि वो स्टेटमेंट बेस्ड पूछ दिया था, मतलब पैसेज में भी स्टेटमेंट बेस्ड। तो आप अगर 10 मिनट लगा के पैसेज पढ़ना है, फिर आपको स्टेटमेंट भी देखनी है, फिर आपको उस अकॉर्डिंग एक आंसर चुनना है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। लेकिन आपको फर्स्ट पेपर में मार्क्स भी चाहिए अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो वही है कि पैसेज को बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके करने की जरूरत है। लगभग ये 50 प्रश्न आते हैं फर्स्ट पेपर में, तो लगभग कितने प्रश्न सही रहेंगे तो हम जेआरएफ निकाल सकते हैं? ये मानक आंकड़ा क्या होना चाहिए कि हमें इतने प्रश्न तो सही करने ही करने हैं फर्स्ट पेपर में? जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैं ऐसे रेशियो लेके चलती थी कि 70-30 का। 70-30 का? हाँ, कि अगर 70 उसमें बनता है, 30 सेकेंड पेपर में 70 बनता है, तो हाँ, फर्स्ट पेपर में 30 बनता है, तो सेफ तो हो सकते हैं हम ऐसा। ठीक है। बाकी तो आगे बढ़ गया तो अच्छी बात है। हाँ, और इसमें जो फर्स्ट पेपर में जो आईसीटी के क्वेश्चन आते हैं, वो कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें? आईसीटी, पता आईसीटी के साथ सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग घिरे हुए हैं आईसीटी से। ठीक है, हम लोग घिरे हुए हैं, तो जो बेसिक चीजें है ना हमें वो पता है, और बस थोड़ा सा ध्यान देना है, वही कॉमन सेंस लगाना है। और आईसीटी आई थिंक सबसे इजी चैप्टर पड़ता है हम लोग के फर्स्ट पेपर में,
क्योंकि हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में उससे घिरे हुए हैं, ICT से जुड़े घिरे हुए हुए हैं। हैं। तो बस उसको वही ना कोरिलेट करते हुए अगर हम उसे पढ़ रहे हैं तो शायद ठीक है। वो हमारे लिए बहुत आसान बन एक जाता है। सेक्शन इसमें पर्यावरण का है, वो कितना महत्वपूर्ण है इसके लिए और कैसे प्रश्न आते हैं? देखिए क्योंकि ना टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड जैसे जो चैप्टर है हमारे में, वो मुझे जहां तक लगता है कि हम कितना भी पढ़ लें उनके सारे क्वेश्चन सही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे पूछते ही हैं। मतलब मुझे शायद ऐसा लगता है, औरों का पर्सपेक्टिव नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि कितना भी उन 2 चैप्टर्स को पढ़ लो, कितने ढंग से पढ़ लो, लेकिन सारे क्वेश्चन तो नहीं सही कर सकते। पर्यावरण वाले से ये थोड़ी अच्छी चीज है कि उसमें जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें हुई हैं उनके डेट्स होंगे, या जो भी ऐसे मतलब होते रहते हैं सम्मेलन वगैरह, उनकी जो डेट्स होती है ना, उनसे हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो अगर वो चीजें हमें पता है तो वो क्वेश्चन तो हमारे सेफ है। इसमें जैसे क्योटो प्रोटोकॉल और हाँ, जितने जलवायु समझौते हुए होते हैं उससे सीधे सीधे भी प्रश्न क्वेश्चन, हाँ, पूछते हैं। सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछ हाँ, देता कि है। निम्नलिखित में से 4 दे देगा, इसमें कौन समझौता कब हाँ, हुआ, कब ऐसे भी ऐसे प्रश्न। वाले तो ये इजी होते हैं अगर हम इन पे ध्यान दें। और क्या उच्च शिक्षा से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर नॉर्मल साधारण प्रश्न रहते हैं? जैसे उच्च शिक्षा से पहले के जो क्वेश्चंस थे वो ठीक ठीक पूछे जा रहे थे, लेकिन पिछले 2 बार से एकदम ही शुरुआती दौर की शिक्षा के बारे में पूछा गया। मतलब आजादी से पहले की शिक्षा जैसी थी, या मुगलों के पहले जिस तरह की शिक्षाएं दी जाती थी, तो पुराने विश्वविद्यालयों को मिला के ना, कि उनमें किस एक संप्रदाय को जोड़ के शिक्षा दी जाती थी, इन पे क्वेश्चन ज्यादा बनने लगे हायर एजुकेशन में। तो क्या केवीएस मदान की एक किताब और फिर यूथ पब्लिकेशन की जो प्रैक्टिस सेट है या फिर PYQ है, वो पर्याप्त है पेपर फर्स्ट के लिए, या फिर अलग से भी कुछ हमें गूगल का सहारा लेना पड़ेगा, यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा, या फिर ये पर्याप्त है? पर्याप्त तो है, लेकिन जैसे अगर हम पढ़ रहे हैं और किसी टॉपिक पे अटक गए, या अगर हम केवीएस मदान में तो केवल थियोरी दे रखी है, तो अगर हम थियोरी देते हुए अगर क्वेश्चन देख रहे हैं और वहां पे वो प्रैक्टिकल बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, आपको नया टर्म आपको दिख गया, तो सिंपली आप उसको यूट्यूब पे डाल दीजिए, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है। मैंने जो एक चैनल JRF अड्डा करके एक चैनल है, तो मैंने फर्स्ट पेपर उससे काफी देखा था। अच्छा, JRF अड्डा करके एक चैनल है, उसका आप मदद ले सकते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पेपर फर्स्ट के बारे में जाना कि केवीएस मदान की पुस्तक और यूथ पब्लिकेशन की PYQ की पुस्तक आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होंगे। ये रही प्रथम प्रश्न पत्र की बात। अब हम दूसरे प्रश्न, जो सबका अलग अलग भी हो सकता है और जो साहित्य के विद्यार्थी हैं, हिंदी साहित्य से JRF निकालने की चाह रखने वाले विभिन्न साथियों का ये प्रश्न है, और ये लोग जानेंगे कि हिंदी साहित्य की तैयारी कैसे करें। ये तो बहुत बड़ा सिलेबस है, और लगभग कितने महीने की तैयारी हमें इस JRF के परिणाम तक पहुंचा देगी? क्योंकि हमारे हिंदी साहित्य में 10 यूनिट है, जिसमें से 5 से लेके 10वीं यूनिट तक टेक्स्ट है हमारा, तो वो एक बहुत बड़ी चीज है। अगर हम जी। टेक्स्ट देखें तो बहुत बड़ा पोर्शन है, और जिसको, क्योंकि उसमें आपने बताया ना कि 13 उपन्यास है, उनमें कहानियां हैं 21, तो इन्हें कवर करने के लिए एक ठीक ठाक अवधि तो चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप सारे जिस तरह पैटर्न चेंज हुआ है पेपर का, अगर हम उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम तैयारी अब शुरू करें, तो मुझे लगता है कि 4 से 5 महीने इस तरह से कि आप कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं, आप ऐसा तुक्के मार के नहीं आ रहे हैं, आप कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं, आप एक बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ अगर पेपर देना चाहते हैं, तो 4 से 5 महीने बहुत है, बहुत है। 4 से 5 महीने में एक गंभीर छात्र पूरी साहित्य की गहराई को समझते हुए अच्छे से तैयारी कर सकता है और JRF तक पहुंच सकता है। शिवांगी, हम इसके बारे में बात करेंगे, प्रत्येक यूनिट वाइज हम बात लेकर चलेंगे। जैसे इसमें JRF का सिलेबस मैं देख रहा हूं, तो इसमें है जो पहला यूनिट है वो भाषा खंड से है। भाषा और उसके विकास को लेकर संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये खंड कितना महत्वपूर्ण है और इससे लगभग कितने प्रश्न आते हैं, इसको कहां से इजिली पढ़ ले जिससे हमारी समझ विकसित हो जाए, हम सभी प्रश्नों को सॉल्व कर ले, इसके बारे में हमें बताएं आप। भाषा विज्ञान क्योंकि एक अलग यूनिट है, तो मतलब जब मैंने पहली बार पेपर दिया था तो मैंने इस यूनिट को बहुत हल्के में लिया था।
और दूसरी बार पेपर देते समय मुझे समझ आ गया था कि ये एक पूरी यूनिट है, तो इस पे एक अच्छा फोकस देना जरूरी है। जी। तो लेकिन भाषा विज्ञान ऐसा नहीं है कि वो बहुत ऐसा ट्रिक कर जाएंगे आपके साथ, कोई ट्रिकी क्वेश्चन जैसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बच्चे इसको इजी लेते हैं, तो वही वो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं और हमें नहीं आ रहा होता है। तो गोविंद पांडे या फिर दृष्टि का जो जेआरएफ वाली किताब है, उनमें से भी अगर आप भाषा वाले खंड को कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो काफी है। जैसा कि शिवांगी ने हमें 2 पुस्तकों का नाम बताया, एक गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की किताब आती है हिंदी भाषा और उसके वस्तुनिष्ठ इतिहास करके ऐसे कुछ एक किताब है, और दूसरी किताब दृष्टि पब्लिकेशन की नेट जेआरएफ की किताब है। उसकी सहायता से आप ठीक ठाक तरीके से भाषा खंड को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका जो दूसरा यूनिट है वो पूरे साहित्य को लेकर है। उसमें आदिकाल से लेकर आधुनिक काव्य तक उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, अन्य गद्य विधाएं सब कुछ दे रखा है। मुझे लगता है कि ये पूरी एक पुस्तक है ये यूनिट, दूसरा यूनिट। तो इस यूनिट को कैसे समेटे, कहां से पढ़ें? जैसा कि बहुत सारे विद्यार्थी या प्रोफेसर या टीचर्स कहते हैं कि बिना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पढ़े इस यूनिट को हम नहीं समझ सकते हैं, साहित्य की समझ नहीं रख सकते हैं। तो आपका विचार क्या है इस यूनिट के बारे में? जैसे मैंने रामचंद्र शुक्ल नहीं पढ़ा था, अच्छा, लेकिन मुझे ये लग रहा था पेपर देने के बाद कि अगर मेरा नहीं होता इस बार तो शायद मुझे रामचंद्र शुक्ल पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। लेकिन मैंने जो किया था सेकेंड यूनिट वो दृष्टि से किया था। दृष्टि पब्लिकेशन। हाँ, दृष्टि में एक अच्छी चीज ये है कि दृष्टि में हर यूनिट से पहले जो उनका एक अलग खंड बना हुआ है कि इस टॉपिक पे रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है। तो अगर आप उसे भी अच्छे से कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि रामचंद्र शुक्ल पढ़ने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज दे रखा है कि अगर आदिकाल है तो आदिकाल में शुक्ल जी ने क्या बोला है, किस प्रकरण में कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये बता रखा है उसमें, तो आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। मतलब एक किताब जो दृष्टि पब्लिकेशन ने निकाली है वह उसमें रामचंद्र शुक्ल के भी कोटेशंस हैं और अदर से बहुत सारी चीजें इंक्लूड हैं। किसी अन्य किताब की तरफ आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गोविंद पांडे की किताब और दृष्टि पब्लिकेशन की किताब अपने आप में पर्याप्त है। इसमें मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि ये आदिकाल भी है, भक्ति काल भी है, आधुनिक काल भी है, तो किस खंड को, किस सेक्शन को ज्यादा समय देने की जरूरत है और किसको कम दे दे तो काम चल जाएगा? कहाँ से प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं? जब हम लोग PYQ कर रहे होते हैं ना, तो एक चीज समझ, मतलब मुझे जहां तक लगती है, जब हम लोग PYQ करते हैं तो अगर हमने डिकोड कर लिया कि एग्जामिनर का ध्यान यहाँ तक गया है, तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली ये आ जाता है कि अगर यहाँ तक पहुंचा है तो इसके आगे भी पहुंच सकता है। जैसे एक बार 2019 या 20 में ऐसे क्वेश्चन आया था कि आप आदिकाल का जो प्रकरण है शुक्ल जी की किताब में वो क्या क्या है, मतलब कितने खंडों में बांटा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आया था। और अभी जो मैंने पेपर दिया था उसमें पूछ रखा था कि शुक्ल जी ने अपभ्रंश वाले खंड में किन कवियों का उल्लेख किया। अच्छा, तो अगर एग्जामिनर वहां तक पहुंचा है तो यहाँ तक पहुंचेगा। तो क्या वो दृष्टि की किताब में हूबहू चीजें हमें मिल जाएंगी या फिर शुक्ल को ही पढ़ना पड़ेगा? शुक्ल को, मतलब मुझे नहीं लगता ऐसे बहुत, मतलब मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी है, लेकिन कम से कम अगर आपके पास समय है तो इतना जरूर करना चाहिए कि जो भी टॉपिक है उसे कितने खंड में बांटा है और किस खंड के अंदर किन किन कवियों का या रचनाकारों का जिक्र किया है और उनकी किन किताबों का, मतलब एक दो का ही कर रखे हैं वो, तो उस तरह से आपको एक शॉर्ट नोट बना लेने की जरूरत है अगर आपके पास समय है तो। एक बार मैं परीक्षा का वो पेपर देख रहा था तो उसमें ये भी प्रश्न था कि आचार्य शुक्ल ने अष्टछाप के कवियों का क्रम क्या रख दिया है। हाँ, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं वो जन्म काल की तरफ से है और उन्होंने अलग रख रखा है। तो वो जब हम पढ़ेंगे शुक्ल की पुस्तक को तो ही समझ पाएंगे कि उन्होंने क्या क्रम, और ये भी बहुत बारीक से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ऐसे प्रश्न का मतलब है कि बच्चा गलत करके ही आएगा, क्योंकि इतना विशेष ध्यान कोई नहीं देता है मुझे लगता है। लेकिन वही है ना कि अगर हम लोग PYQ कर रहे हैं तो जैसे वो जो अष्टछाप वाला आप बता रहे थे वो आई थिंक 2015 में एक बार पूछे थे और उसके बाद वो 2020 वाले या 21 वाले सेट में पूछ रखे थे, तो 2015 में पूछे हैं वो। तो अगर, लेकिन 2018 के बाद हमारा सिलेबस बदल गया, सिलेबस चेंज हो गया। तो मैंने जो देखा था वो 2018 से 2022 तक के ही क्वेश्चन करे थे। ठीक है। हम पीछे गए ही नहीं थे। मतलब जो हमारे साथी अभी परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं
वो लगाना बहुत महत्वपूर्ण है क्या, या फिर हम केवल थ्योरी पढ़ लें और क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो हमारा काम चल जाएगा? नहीं, अगर हम बिना पीवाईक्यू के हम पेपर पास कर जाएं, ये सोचना सोचना मूर्खता है। हाँ। क्योंकि हमें ना ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रश्न आ कैसे रहे हैं। क्योंकि पढ़ने के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, हमारे पास कंटेंट बहुत ज्यादा है, हमारे पास किताबें बहुत ज्यादा हैं। तो अगर हम ऐसा थियोरी पढ़ते जाएंगे और फिर जब हम क्वेश्चन करने बैठेंगे और हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, तो अगर हम शुरू से प्रैक्टिस सेट और सिलेबस को साथ लेके बैठे रहेंगे तो हमें वो आइडिया लगता जाएगा कि इस टॉपिक पे ऐसे प्रश्न बनते हैं, आगे ऐसे बन सकते हैं। तो जैसा कि शिवांगी ने बताया कि आपको पहले के प्रश्न पत्र जरूर लगाने हैं, और मुझे लगता है कि शिवांगी ने अपने पढ़ाई का एक तरीका ये भी बताया है कि जिस दिन से आप पढ़ाई करने की तैयारी करने की शुरुआत करें, उसी दिन से अपना प्रैक्टिस पेपर भी साथ लेके चलें। ठीक है, जो तीसरी इकाई है इसकी, वो काव्य शास्त्र की है। काव्य शास्त्र सबके लिए एक कठिन विषय बन के सामने आता है, क्योंकि वो इतने कठिन कठिन नाम होते हैं कि वो जल्दी याद नहीं होते हैं, और जो रचनाकार हैं उनकी रचनाओं के नाम जल्दी याद नहीं होते हैं। तो आपने कैसे याद किया? क्या कोई ट्रिक बनाया था या फिर कोई अलग रणनीति अपनाई थी? इसको कहाँ से पढ़ा था, इस हमारे साथियों को आप बताएं। काव्य शास्त्र एक अलग यूनिट जरूर है, लेकिन अभी तक तो हम लोग यही देखते हैं ना कि काव्य शास्त्र क्वेश्चन कितने कम बनते हैं और एक पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं कि इन्होंने अपनी संप्रदाय के लिए कौन सा सूत्र दिया, इस तरह वाले प्रश्न। तो वही कि अगर हम पीवाईक्यू देख रहे होते हैं ना, तो हमें ये एक आइडिया बनते चला जाता है कि किस यूनिट से किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो काव्य शास्त्र के लिए मैंने दृष्टि पढ़ी थी, सिर्फ दृष्टि पढ़ी थी मैंने, सिर्फ दृष्टि पढ़ी थी मैंने। ठीक है, और वो पर्याप्त है मुझे। हम पर्याप्त। व्याकरण का क्या रोल है इसमें, इस परीक्षा में? क्या हिंदी साहित्य से प्रश्न आ रहे हैं तो क्या उसमें व्याकरण इंक्लूड होता है, या फिर व्याकरण के प्रश्न नहीं आते हैं? व्याकरण से पिछली 2 बार से 2-4 क्वेश्चन आते हैं, 2-4 क्वेश्चन बस। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप इतना बड़ा सिलेबस लेके बैठे हैं और आपको पेपर में 2-4 क्वेश्चन ऐसे दिख रहा है, और अगर आपका वो पोर्शन एकदम ही वीक है, आपको नहीं नॉलेज है उसके बारे में, तो उसके पीछे मत पड़िए। मतलब वो 2-4 ही क्वेश्चन है, और भी तो है ना 96 क्वेश्चन फिर भी आपके बनते हैं। तो अगर आपका वो पोर्शन मजबूत है तो आप उधर मूव करिए। तो व्याकरण पर विशेष ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, आप साहित्य को बहुत ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। जो अगली यूनिट है वह है चौथी यूनिट, और वैचारिक पृष्ठभूमि की। लोहिया का विचार क्या रहा, गांधी का विचार क्या रहा, अंबेडकर विचार, ये कितना महत्वपूर्ण है और इससे कितने प्रश्न आते हैं और ये कहाँ से पढ़े, ये हमारे साथियों को बताएं। जैसे वैचारिक पृष्ठभूमि में पहला जो टॉपिक है वो मेरे हिसाब से नवजागरण है। जी, नवजागरण। तो नवजागरण ये तो हमें जानना जरूरी है जी, क्योंकि उस पूरे यूनिट में ना सबसे बड़ा जो एक पार्ट बोल सकते हैं वो नवजागरण का है, और नवजागरण से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको बस हर यूनिट में पीवाईक्यू को देख के फिल्टर करने की जरूरत है कि किस पे ध्यान ज्यादा जा रहा है, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि हमें कोई टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि जिस टॉपिक को नहीं टच किया गया है उस पे जब क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत डेप्थ में नहीं बनते हैं, वो क्वेश्चन ऊपरी ऊपरी बनते हैं, सतही क्वेश्चन बन रहे होते हैं। लेकिन जो जिन टॉपिक पे पहले बातें हो चुकी हैं, जिन टॉपिक पे पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, उनपे एकदम ही आपको गहराई में जाके पढ़ने की जरूरत है। तो क्या इनका नोट्स बनाया जाए या नॉर्मल पढ़ लेंगे, विचार समझ लेंगे तो वो इनफ है? कि जैसे कई बच्चे क्या होते हैं कि प्रत्येक यूनिट का 10-10 पेज, 20-20 पेज का वो नोट्स बनाते हैं, वो एक टाइम तक जाते जाते वो पूरा ग्रंथ हो जाता है, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक वो बन जाती है। तो क्या हमें ऐसे करने की जरूरत है, या फिर नॉर्मल हल्के फुल्के ट्रिक से या ऐसे याद कर ले, नोट्स बना ले? क्या आपकी रणनीति क्या थी? मेरे साथ दिक्कत ये कि जब तक मैं सेल्फ नोट्स नहीं बनाती हूँ मुझे याद नहीं होता जी। मतलब ये मेरी दिक्कत है ऐसे। तो लेकिन मैंने फिर भी 4 यूनिट तक मैंने ऐसा कोई खास नोट्स नहीं बनाया था। बहुत ऐसा जरूरी, जैसे अगर आप सेकेंड यूनिट की बात करें तो उसमें उपन्यास का कालक्रम पूछता है, और ये बहुत ही पिछले 3-4 साल से बना हुआ था कि जो शुरुआती उपन्यास है कि वो परीक्षा गुरु वगैरह, उनका कालक्रम पूछता था। तो ऐसी चीजें मैंने नोट कर रखी थी सन याद करने के लिए। सन भी हाँ, मेरे साथ ये दिक्कत है कि मुझे सन याद नहीं होता है। तो दृष्टि में ये है ना कि वो लोग जो भी, जैसे एक राइटर है, उनकी किताबें अगर बता रखे हैं तो वो इसी अकॉर्डिंग बताएं कि पहले कौन सी किताब आई है, बाद में कौन सी किताब आई है। तो अगर आप उसको पढ़ भी रहे ना तो एक बन जाता है दिमाग में कि अच्छा पहले तो ये आई है, तो आंसर देख के या
क्वेश्चन देखते आपको हिट कर जाता है वो। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं साथियों। आप भी अपने अनुसार नोट्स बना सकते हैं, लेकिन नोट्स ऐसा ना हो कि वो दूसरा इतिहास बन जाए जिसे पढ़ने से आप डरने लगे। तो बहुत शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, एक पेज पे रखें आप लिख के, और हमेशा जिसे आप पेज को निकाल के रिवीजन कर सकते हैं। शिवांगी, आगे हम बात करें तो एक ऐसा खंड है जिसके बारे में बात होनी चाहिए, वो है कविता खंड। मैं जब इस सिलेबस को देख रहा था तो कविता खंड मुझे बहुत बड़ा लगा, क्योंकि उसमें पृथ्वीराज रासो का रेवा तट भी है, फिर घनानंद की 1 से लेकर 3 तक कवित भी है, फिर अमीर खुसरो है, निराला की कविताएं हैं, प्रसाद की ये कमायनी है, रामधारी सिंह दिनकर, इस तरह तमाम सारे ये रचनाकारों की रचनाएं हैं। तो इसको कैसे समेटें, एक विद्यार्थी के लिए बहुत कठिन काम होता है समेटना। तो इस कविता खंड को कहां से पढ़ें, कैसे समेटे, आपकी क्या रणनीति रही है, आपने कैसे संभाला इसे? जब मैंने पहली बार पेपर दिया था तो मैंने शायद कविता वाले खंड को बहुत ही इग्नोर किया था जी। तो और उसका असर मुझे दिखा था मेरे पेपर पे, क्योंकि पहली बार मुझे समझ नहीं आया था कि पहली बार कविताएं पढ़ी कहाँ से जाएं, और दूसरी बार में इतना समझ आ गया था कि यार इस सेक्शन से क्वेश्चन तो आ रहे हैं तो इसे पढ़ना जरूरी है। आधुनिक काल की जो कविताएं वो तो हम लोग पढ़ सकते हैं आराम से, और उनपे लगभग गद्य की तरह है, आप समझ सकते हैं। और आपको ना पढ़ते हुए ऐसे नहीं पढ़ने की हाँ ठीक है कविता मुझे पढ़नी है, कविता खत्म। आपको कविता ऐसे कि इसे लिखा कब गया, किस कविता संग्रह में इसे संकलित किया गया, उस कविता संग्रह में कितनी कविताएं हैं, इस किस तरह सन में लिखा गया, किस सन में लिखा गया, ये बेसिक तो आपको लिखना है सबका। तो नोट्स के रूप में ये बनाने की जरूरत ये बनाने की जरूरत है। बाकी जैसे कविताएं अगर आप पढ़ रहे हैं तो किस पृष्ठभूमि को लेके बात की गई है, उसमें क्या जरूरी बातें कही गई हैं। और आजकल ये मतलब मुझे समझ नहीं आता ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, लेकिन वो लोग इस कविता में किन शब्दों का यूज किया गया इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब खेलना शुरू कर दिए हैं। अगर अंधेरे में कविता इतनी लंबी है, राम की शक्ति पूजा इतनी लंबी कविता है, तो उसके सारे शब्द याद नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल है अनुराज एकेडमी करके, अनुराज हिंदी एकेडमी करके, तो मैंने वहां से पढ़ा था। उन्होंने ना हर एक जो टेक्स्ट वाला पोर्शन है उस पे उन्होंने हर एक टॉपिक पे ना लगभग 3-3 घंटे की वीडियो बना रखे हैं। अब वो देखने में लगता है कि बहुत बोरियत भरा वीडियो होगा, पर वो समझा नहीं रहे होते, प्रैक्टिस सेट जैसा होता है। तो अगर आप उसको 2x की स्पीड से देख रहे हैं, पर अगर पेपर तक जाने से पहले आप उसको 2 या 3 बार देख लिए तो वो आपके दिमाग में बैठ चुका है, वो सहायक सिद्ध होगा। बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो इसका ये अर्थ हुआ कि इतने बड़े सिलेबस को देख के डरने की जरूरत नहीं है। हम सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी सहायता से हम इस कठिन सिलेबस को भी आसान बना सकते हैं। अगली इकाई के बारे में बात करें तो वो अब टेक्स्ट की तरफ आते हैं हम, जो उपन्यास हैं। लगभग 13 उपन्यास हैं। उपन्यास बहुत मोटे मोटे भी हैं और कुछ उपन्यास बहुत पतले पतले, जो एक बार बैठ के पढ़ने पे वो समाप्त हो जाएंगे। तो क्या आपने 13 उपन्यास पढ़े थे या फिर कहीं और से इनकी समरी निकाली थी? कैसे आपने इसकी तैयारी की? मैंने उपन्यास सारे नहीं पढ़े थे, मतलब 13, और वो पढ़ने मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उपन्यास 13 पढ़ भी रहे हैं तो आपका फायदा होगा नहीं, इसलिए क्योंकि वो चीजें आपको याद रहेंगी नहीं। वो इतनी मोटी किताबें हैं, वो नहीं याद रहेंगी आपको। तो आपको बस जैसे एक नई चीज शुरू की है इन लोगों ने एग्जाम में कि वो लोग जो भूमिका है उपन्यास का उससे प्रश्न उठाना शुरू किया। अच्छा। तो कम से कम इतना करिए कि जितने भी उपन्यास लगे हैं उनकी भूमिका पढ़ के जाइए, और वो भूमिका में 5-6 ऐसे तथ्य होते ही हैं जो आपको लगेगा कि इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो उनके नोट्स बनाइए, और वो जो बेसिक चीज के आपको हर उपन्यास का पात्र पता होना चाहिए, पात्र पता होना चाहिए। और इसके लिए जो मैंने अनुराज एकेडमी का तो यूज किया है, दृष्टि की जो अभी नई किताब आई है, अभी नया संस्करण जो आया है, उसमें उन लोगों ने इस पे बहुत सुंदर काम किया। कई सारे क्वेश्चंस में देख रहा था कि गांव के नाम भी पूछ दे रहे थे कि मेरीगंज किस उपन्यास में जिक्र किया गया है। तो स्थान के नाम भी हमें जरूरी है याद रखना, और पात्र के नाम तो है ही। हाँ, और जो भी पात्र है ना वो किन से जुड़े हुए हैं। जैसे बहुत सारे हमारे ऐसे उपन्यास हैं जो आजादी के समय की बातें कर रहे होते हैं, तो उस समय जैसा माहौल था, जैसे हम लोग मैलाचल की बात करें तो उसमें कुछ पात्र हैं जो अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कांग्रेस से कौन सा जुड़ा है। हाँ, ऐसे कम्युनिस्ट कौन है, इसमें इस तरह की
प्रश्न तो आता है। एक क्या ये संभावना बनती है कि जो ये 13 उपन्यास दिए गए हैं, इनका भी एक क्रम पूछा जा सकता है क्या कि कौन से उपन्यास किस सन में आए, उनका क्रम लगाइए? हाँ, ऐसे प्रश्न तो बनते हैं। और जो हम लोग अभी पेपर दिए थे उसमें पात्रों के नाम पूछा था, और पात्रों ये के नाम। उन्हें ऐसे बोला था कि इन्हें इस ऑर्डर में लगाइए कि किस उपन्यास में आए हैं, और वो उपन्यास जो पहले आया है उसके बाद जो है, इस हिसाब से कि आपको पात्र भी पता होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो किस सन में आया है, ये पात्र किस उपन्यास का है। तो नोट्स बनाने की जरूरत अब होगी, क्योंकि कौन से पात्र किस उपन्यास के हैं, कौन सी घटनाएं किस उपन्यास की है, कौन सा गांव किस उपन्यास का है, ये सब नोट्स का हिस्सा होना चाहिए। जो अगली इकाई है वो है कहानी। लगभग 21 कहानियां हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं। तो इसके लिए हमारे दर्शकों को बताया कि क्या जरूरी है, इसमें क्या जरूरी है पढ़ना, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कहानी तो छोटी है, कहानी तो हम सब पढ़ सकते हैं, जी। और अगर आप 4 या 5 महीने समय देके इस पेपर को जी। देना चाहते हैं तो कहानी और निबंध एक ऐसी विधा है कि आप 2 या 3 बार उन्हें पढ़ सकते हैं। और अगर आप उन्हें 2 या 3 मतलब, क्योंकि वो कितने समय ही कितना लगता है आपको एक कहानी पढ़ने में, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप नोट्स के साथ पढ़िए कि पात्र कौन से हैं। और दूसरी चीज जो नोट्स में आपको बनानी चाहिए वो ये कि किस कहानी संग्रह में ये आया। उससे पहले भी अगर वो कहानी संग्रह में आने से पहले किसी पत्रिका में अगर वो छपा है तो आपको ये पता होना चाहिए, हाँ, कि किस पत्रिका में छपा है, कब किस सन में कहानी हाँ। आई। और हमारी शुरुआती कहानियां वो पहली कहानी वाले जो भी चल रहा था उसमें भी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहली कहानी किसने बोला था इसे। इस तरह वाले प्रश्न पूछते हैं। और फिर ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि कहानी का मूल भाव क्या है। हाँ, ये सारा, हाँ, ये तथ्यात्मक प्रश्न बनते हैं कि ऐसे। इस कहानी का उद्देश्य क्या है, इस पे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है। जो अगला सेक्शन है वो है नाटक का, और करीब करीब 14 नाटक लगे हुए हैं। तो इसके बारे में आप बताएं कि नाटक देखना उचित होता है, या लगभग नाटक हमें यूट्यूब पे इजिली मिल जाते हैं। तो आपकी तैयारी इस विषय पर कैसी रही, क्या आपने किया? नाटक तो मैंने देखे थे। कहाँ से देखे नाटक थे? मैंने यूट्यूब पे, जब आप नाटक, क्योंकि बहुत सारे नाटक ऐसे हैं जो रेडियो नाटक के तौर पे प्रकाशित हो चुके हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो क्योंकि वहां पे विजुअल नहीं है तो शायद आप ज्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं उधर। और बहुत सारे नाटक जैसे हमारा आषाढ़ का एक दिन है, वो दूरदर्शन पे बहुत पहले आता था, तो उसका टेलीकास्ट हमें यूट्यूब पे आराम से मिल जाता है। अंधा युग है, हाँ, इन सबों का टेलीकास्ट आराम से मिल जाता है। तो नाटक आप देख लीजिए, और फिर वही पात्र आप जैसे अगर आप देख लेते हैं ना तो आपको इतना क्लियर हो जाता है कि कौन से पात्र का कौन सा संवाद है। ठीक है। तो वो बहुत इजीली आप उसे सही करके आ सकते हैं। तो मुझे लगता है इस मामले में नाटक बहुत आसान है। तो दृश्य श्रव्य माध्यम जो है वो किसी भी चीज को ज्यादा समय तक याद रखने का अच्छा माध्यम है। यूट्यूब का भरपूर प्रयोग करें और कोशिश करें कि ये सभी नाटक आप यूट्यूब के माध्यम से देख लें। अगली यूनिट जो है वो निबंध की है। निबंध लगभग 11 निबंध लगे थे। तो क्या एक तो निबंध है जो साहित्य में है और दूसरा निबंध ये टेक्स्ट है, इन दोनों में क्या अंतर है और किससे प्रश्न आने की ज्यादा संभावना रहती है? मुझे लगता है, मतलब मैंने जितना डिकोड कर पाया है, अगर आपके टेक्स्ट में कुछ लगा हुआ है जी, तो उसका जो सेकेंड यूनिट में पार्ट है उससे बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं। मतलब मुझे यहाँ तक लगता है, जैसे अगर निबंध पे आपसे इससे टेक्स्ट से क्वेश्चन पूछ रहा ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके सेकेंड यूनिट वाले पार्ट से बहुत ही रेयर किसी निबंधकार को उठा के पूछ देगा। वही रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, इन्हीं लोगों को लेके वो प्रश्न पूछते हैं। तो ये जैसे रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, विद्या निवास, इन लोगों के तो आपको रट्टे होने चाहिए। और दूसरी चीज, इनमें जिनके निबंध लगे हुए हैं हमारे निबंध वाले यूनिट में, उनके निबंध संग्रह आपको याद होने चाहिए। ठीक हाँ, है। क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। ओके। और ये जो अगली यूनिट है आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधा, इसमें लगभग 14 चीजें लगी हुई हैं। इसको कैसे पढ़े? जैसे राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें हैं, महादेवी वर्मा की ठकुरी बाबा है, मुर्दहिया है, आवारा मसीहा है, इसको कैसे तैयार करें हम? मैंने ये अन्य गद्य विधा जो था वो दृष्टि से किया था। मैंने इसकी एक भी किताब नहीं पढ़ी थी। ठीक है। लेकिन जो इनमें जितने भी लगे हैं ना वो अलग अलग सेक्शन में लिखे गए हैं। जैसे
ये माटी की मूर्तें हैं, उसमें शायद 13 या 12 सेक्शन है इस जी। तरह का। तो वो आपको याद होना चाहिए, वो एक सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। उसमें संवाद वगैरह तो बहुत कम, लेकिन सीक्वेंस वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रथम प्रश्न पत्र के लिए शिवांगी जी ने केवीएस मदान की पुस्तक और यूथ पब्लिकेशन की जो पीवाईक्यू की पुस्तक आती है उसका सहयोग लिया, और दूसरे प्रश्न पत्र जो हिंदी साहित्य का है वह दृष्टि पब्लिकेशन की पुस्तक, गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की पुस्तक तथा कुछ तथा नहीं, या हाँ, या दृष्टि, दोनों में से कोई एक। दोनों में से कोई एक। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपने लगाया हाँ, था, वो कहाँ से लगाया? यूथ का। हाँ। यूथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने लगाया। शिवांगी, जो लगभग सभी बच्चों का प्रश्न होता है कि आप कितने घंटे पढ़ती हैं, कैसे, अब इसके बारे में बताएं। लगभग मेरे पास मैसेज आते रहते हैं कि सर आप कितने घंटे पढ़ते हैं। तो मैं अब आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि जेआरएफ के लिए आपने कितना समय दिया, कितने घंटे पढ़ती थी? घंटा काउंट करना तो मतलब घंटा मैंने काउंट करके कभी नहीं पढ़ा, पर ये इतना कि हाँ मेरे को अगले दिन इतना पढ़ना है। ठीक है। तो एक वो टारगेट या फिर ऐसा वीकली टारगेट कि आपको इस हफ्ते इस यूनिट को तो खत्म कर देना है। तो अगर इतना आपके दिमाग में क्लियर है तो फिर तो समय अपने आप आपका बन जाएगा। बहुत सुंदर। आपकी पढ़ने की शैली क्या थी, मतलब कैसे पढ़ती थी आप, आपका डेली रूटीन क्या था? डेली रूटीन ऐसा कोई खास नहीं था, क्योंकि ठंड का मौसम था, घर से बाहर निकलना नहीं होता था, तो अल्टीमेटली काम बच्चा ही पढ़ना। हाँ। तो सिर्फ ये कि ऐसा कोई अलग, या बस वही कि आप पढ़ते जाइए, चीजों को बार बार देखिए, रिवीजन करिए, पीवाईक्यू करिए, यही सारी तो चीजें। बच्चों के एक दो प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि हम जब पढ़ाई के दौरान रहते हैं तो रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है हमें। तो क्या आप प्रतिदिन जो चीजें रिवीजन करनी होती थी उसको अपनी समय सारणी में रखती थी, या कोई विशेष दिन तय करती थी कि इस दिन मैं सारी चीजों का रिवीजन करूंगी? जैसे पात्र वगैरह जो हैं सारे उपन्यास कहानी वगैरह के, तो मैंने एक रजिस्टर बना रखा था जिसमें मैंने ये चीजें लिख रखी थी। तो मुझे ये चीज बोला गया था शुरू से कि सुबह उठते से सबसे पहला काम ये करो कि रिवीजन करो। इसे मतलब जो तुम्हारा नोटबुक है ना उसे एक बार ऐसे बस पलट के फिर बाकी काम करना शुरू करो। ठीक है। तो अगर वो रोज आपके उसमें रहेगा दिनचर्या में, या 2 दिन या 3 दिन पे भी आप देख रहे हैं उसको, तो वो बहुत पेपर तक जाते जाते वो आपके जबान पे होगा। तो अब इस साक्षात्कार की अंतिम घड़ी में हम हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एक जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, जेआरएफ निकालने के लिए हमारे दर्शकों को क्या विशेष करने की जरूरत है, कुछ 2-4 बात जो अलग से आप बताना चाहें। अलग से नहीं, मतलब सारे पेपर के लिए आपको सबसे जरूरी है कि आपका सिलेबस आपके साथ हो। ठीक है। और आप सिलेबस पे एक अच्छी पकड़ रखते हो, कि आपको पता हो कि किस यूनिट में कितनी चीजें हैं। तो मेरे हिसाब से आपको सिलेबस या तो लिख लेना चाहिए या तो प्रिंट करा के रख लेना चाहिए। और वो जब तक आप पेपर नहीं दे रहे हैं वो आपके टेबल पे होना ही चाहिए, वो बहुत हेल्प करता है। हाँ, सिलेबस के साथ। दूसरी चीज ये कि आप प्रैक्टिस सेट डे 1 से शुरू कर दीजिए। मतलब ये नहीं कि एक बार सब पढ़ लेते हैं, वो बिना ये देखे कि मार्क्स कितने आ रहे हैं या मैं कितने लोगों से पीछे हूँ, बिना ये देखे, सिर्फ ऐसे खुद के आकलन के लिए आपको रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। शिवांगी, क्या आपका दाखिला कहीं पीएचडी में भी हो चुका है या अभी अब लेने वाली है? मेरा परास्नातक अभी खत्म हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है कि अभी शिवांगी ने एमए हिंदी से कंप्लीट किया और फिर तुरंत जेआरएफ इनका उत्तीर्ण हो गया। शिवांगी, आप ये बताएं कि जेआरएफ के बाद क्या अवसर है, ये जेआरएफ होता क्या है, क्यों बच्चे इसकी तैयारी करें? जेआरएफ का फुल फॉर्म है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और जो नेट है वो आपको एलिजिबल बना देता है कि आप किसी भी स्टेट में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो रहा है तो आप उसमें जाके पेपर दे सकते हैं। और अगर आप जेआरएफ है और आप पीएचडी में दाखिला लेते हैं तो आपको एक रिसर्च करने के पर्पज से सरकार एक निश्चित धनराशि देती है। तो सिर्फ जेआरएफ लगभग 40-42 हजार रुपए दे देती है कि आप रिसर्च करें, ठीक ढंग से पढ़ाई करें और अपना व्यक्तिगत जीवन भी ठीक ठाक से चला पाए। तो ये रही हमारी शिवांगी से बात, और इन शिवांगी से बातचीत के दौरान हमने बहुत सारी चीजों के बारे में विस्तृत रूप से जाना कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, पढ़ाई को घंटों में रखना चाहिए या सिलेबस के अनुसार पढ़ना चाहिए,
प्रैक्टिस पेपर हमें डे 1 से करना चाहिए या पूरे कोर्स को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस पेपर करना चाहिए। इन तमाम चीजों के बारे में हमने जाना। हमारी चैनल, हम तमाम दर्शकों की तरफ से विशेष आभार, धन्यवाद देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। आप एक अच्छे शोध छात्र बने और फिर कभी किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए भी जाए। इन तमाम सारी बातों के साथ इस साक्षात्कार को यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को देखते रहें, जुड़ते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, स्नेह दे, प्रेम दे और इसी के साथ ये साक्षात्कार समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।